पछतावा भाग 3। क्यों परेशान थी सुधा? तन्वी ने सुधा से कहा, दीदी आपने समीर से झूठ क्यों कहा? हम तो मार्केट गए ही नहीं, हम तो घर पर ही थे। आपने ऐसा क्यों कहा? उधर से समीर ने क्या कहा ये तो तन्वी सुन नहीं पाए। इस पर सुधा ने कहा, आज घर पर आने के बाद पूछना उससे कि कौन था वह। जरा जोरदार आवाज में चिल्ला कर झगड़ा करना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। 4 लोग सुनेंगे तो उसका मजाक भी बनेगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी, बाय जानू। और सुधा ने फोन रख दिया और तन्वी की तरफ देखकर बोली, अब मजा आएगा। समीर घर जाकर काव्या से झगड़ा करेगा, गालियां देगा और आसपास के लोग सुनेंगे। बड़ा मजा आएगा, सारी होशियारी धरी रह जाएगी उसकी। बहुत सजसंवर कर घूमती है, अब पता चलेगा उसको। तन्वी ने सुधा से कहा, दीदी आपने समीर से झूठ क्यों कहा? हम तो मार्केट गए ही नहीं, हम तो घर पर ही थे। आपने ऐसा क्यों कहा? तू नहीं समझेगी, सुधा ने कहा। उन दोनों के बीच झगड़े होते रहना चाहिए, तभी तो समीर मेरी मुट्ठी में रहेगा। झगड़े होने से उनके बीच दूरियां बढ़ेंगी। जितना वे एक दूसरे से दूर होंगे, समीर उतना मेरे करीब होगा। उसकी वाइफ, एक तो वह पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है और मैं दिखने में साधारण हूँ, इसलिए समीर को काव्या के खिलाफ भड़काती रहती हूँ ताकि उनके बीच मनमुटाव चलता रहे। इसका मैं फायदा उठाती हूँ। जो कहती हूँ समीर मानता है। इसका मतलब तुम काव्या से जलती हो, किसी की गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हो? समीर तो वैसे भी तुम्हारे जाल में फंसा हुआ है। जो थोड़ा बहुत रिश्ता उन दोनों के बीच बचा हुआ है, उसे भी क्यों खत्म कर देना चाहती हो? सच तो यह है दीदी, तुम काव्या से जलती हो। तुम उसकी बराबरी करने की कोशिश करती हो, इसलिए जैसे वह कपड़े पहनती है, जिस रंग के पहनती है, उसी रंग और डिजाइन के कपड़े खरीदती हो, चाहे वो तुम पर फबे या नहीं। चूंकि काव्या ने पहने हैं, इसलिए तुम्हें भी पहनना होता है। हर चीज में तुम उसकी बराबरी करने की कोशिश करती हो, ये दिखाने के लिए कि तुम उससे कम नहीं हो। लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी और न ही तुम उसके जैसी बन पाओगी, क्योंकि कुछ गुण व्यक्ति के जन्मजात होते हैं, तन्वी ने कहा। सुधा को तन्वी की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। वह चिढ़ती हुई बोली, तू मेरी बहन है कि उसकी? तरफदारी तो ऐसे कर रही है जैसे उसे बरसों से जानती हो। इस पर तन्वी बोली, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ आपको, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? दीदी एक बात मैं आपसे और कहना चाहती थी, अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ा करने के लिए बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है। अभी स्कूल में है, कॉलेज में जाएंगे, ये सब चलता रहा तो पिंटू गुंडागर्दी करने लगेगा। रोज इसी तरह शिकायतें आएंगी। उस वक्त क्या करोगी जब किसी दिन उसको जेल जाना पड़ जाएगा? बेहतर इसी में है कि उसे अभी रोका जाए। इतना सुनते ही सुधा गुस्से से बोली, यह मेरे घर का मामला है, तू इसमें अपनी टांग मत अड़ा। मैं तेरे से बड़ी हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। तुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। तन्वी ने भी गुस्से से कहा, दीदी आप अभी समझ नहीं रही हो कि आप क्या कर रही हो। बच्चों को गलत शिक्षा दे रही हो। निशा को पराये आदमी को कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने जाल में फंसाना सिखा रही हो। सुबह से लेकर आधी रात तक सामने वाले फ्लैट की गतिविधियों पर नजर रखती हो। कुछ चल पहल दिखाई न दे तो तुरंत निशा और पिंटू को देखने भेजती हो। घर पर कोई है या ताला लगा है। उस दिन तुमने यही देखने के लिए पिंटू को भेजा था और आकर उसने इशारे से वही कहा था। मुझे बेवकूफ मत समझना दीदी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारे हथकंडे भी पहचानती हूँ। तन्वी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, छोटी मोटी ताक-झांक करना, बातों को मिर्च मसाला लगाकर बताना तो औरतों की आदत होती है। तुम जो कर रही हो वह एक अपराध है और उसमें तुमने अपने बच्चों को भी शामिल कर रखा है। ये किसी की सुरक्षा का भी सवाल है। आखिर तुम्हें उस फ्लैट में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या जानना चाहती हो या किसी और व्यक्ति ने तुमसे निगरानी रखने के लिए कहा है, जिसको तुम सब इंफॉर्मेशन देती हो? अगर किसी को पता चल गया कि तुम 24 घंटे निगरानी कर रही हो तो तुम किसी मुसीबत में फंस सकती हो। तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। ये काफी गंभीर मामला है जिसे तुम मजाक समझ रही हो। दिन भर पता नहीं क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग
करती हो, एक षड्यंत्रकारी दिमाग है तुम्हारा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारे प्रेमियों के बारे में भी तुम्हारे बच्चों को सब पता है। निशा 16 साल की है और तुम्हारा पाठक अंकल के साथ, समीर के साथ 10-12 साल से चक्कर चल रहा है। इसका मतलब निशा 6 या 7 साल की होगी और पिंटू 5 साल का। 5 और 6 साल के बच्चे कितने अबोध होते हैं, माता पिता की उंगली पकड़ कर चलते हैं। इतनी छोटी उम्र के बच्चों को पता है कि उनकी माँ के 2 बॉयफ्रेंड हैं। शर्म नहीं आती दीदी तुमको ये सब करते हुए? तुम्हारे स्कूल के बॉयफ्रेंड अलग थे। 8वीं 9वीं क्लास से तुम्हारे अफेयर शुरू हो गए थे। कॉलेज में अलग बॉयफ्रेंड बनाए, इसी कारण तुम 2 बार फेल भी हुई। पापा ने जैसे तैसे तुमको ग्रेजुएशन करवाया ताकि शादी के लिए आए रिश्तों को बता सके कि तुम ग्रेजुएट हो। शादी के समय मम्मी पापा ने कितना समझाया था कि नया जीवन शुरू करने जा रही हो, अब किसी पराये आदमी से अफेयर मत करना। शादी के पहले किए गए अफेयर को नादानी या भूल समझकर माफ किया जा सकता है, लेकिन शादी के बाद के अफेयर भूल नहीं कहलाते। और तुमने तो अपने ऐशो आराम के लिए अफेयर किए हैं, और महंगे गिफ्ट के लिए तुम इतना नीचे गिर गई कि समीर और पाठक अंकल के साथ तुम्हारे शारीरिक संबंध भी हैं, और तुम्हारे बच्चे सब जानते हैं। कितनी शर्म की बात है। मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है तुमने? तुम जब हमारे यहाँ आती थी, तुम्हारे बच्चे कितना शो ऑफ करते थे। आयुष और पूर्वी ने मुझसे कहा भी था कि मम्मी, पिंटू और निशा दीदी बहुत शो ऑफ करते हैं, कुछ भी सामान छूने नहीं देते और कहते हैं हाथ मत लगाओ, बहुत महंगा है, फालतू की बातें करते हैं। भैया भाभी ने भी शिकायत की थी कि सुधा ने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई है। बड़ों से कैसे बात की जाती है, इसका उनको जरा भी तरीका नहीं है। अपने से बड़े लोगों का मजाक बनाते हैं। वे ये सब सही नहीं है। और तुम खुद भी तो शान बघारती रहती थी। उन सब के पीछे का राज अब पता चला है। तुम्हारे महंगे कपड़े जूते जीजाजी ने नहीं, तुम्हारे प्रेमी ने दिए हैं। दूसरों के दिए हुए सामान पर तुम और तुम्हारे बच्चे इतराते फिरते हैं। सुधा तन्वी की कड़वी बातें सुनकर एकाएक गुस्से में आ गई और चिल्ला कर बोली, तू मुझसे जलती है, मेरे बच्चों से जलती है, इसीलिए अपने मन की भड़ास निकाल रही है। तुम नहीं ले सकती महंगा सामान, इसीलिए ये सब बोल रही हो। तेरे पति की इतनी इनकम नहीं है ना? तन्वी ने कहा, चिल्लाओ मत दीदी, चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम इन सामान के लिए किस हद तक गिरी हो मुझे मालूम है। रही मेरी बात, तो मैंने अपनी चादर से बाहर कभी पैर नहीं निकाले। जैसे मेरे पति ने मुझे रखा, मैं रही। जो खिलाया वह खाया, जो पहनाया वह पहना। तुम्हारे जैसे कीमती चीजों के लिए न तो कभी कोई अफेयर किया और न किसी से शारीरिक संबंध रखे। हर औरत को अपने पति की सैलरी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो मायके से मांग मांग कर अपना घर भर लेती हैं, और न ही तुम्हारी तरह इतना नीचे गिर सकती हूँ। मेरे साथ अपनी तुलना कभी मत करना, क्योंकि मैं हूँ और तुम जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम जैसी औरतों के कारण पुरुषों को लगता है कि औरतें पैसों की लालची होती हैं, और इसीलिए वे पैसों का दिखावा करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हर औरत तुम्हारी तरह लालची और स्वार्थी नहीं होती है। पहले अपने गिरेबान में झांको कि तुम क्या हो, फिर मुझ पर इल्जाम लगाना। तन्वी, तुम अब अपनी हदें पार कर रही हो, सुधा बौखलाती हुई बोली। हदें तो तुमने पार की हैं दीदी, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ, तन्वी ने कहा। इतना बुरा लग रहा है तो ऐसे काम करती क्यों हो? सुबह से लेकर रात तक मोबाइल से चिपकी रहती हो, न घर पर ध्यान है और न बच्चों पर, बस पास हो जाते हैं। वो कम मार्क्स होने के कारण किसी भी अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। एक तो हम ओपन कैटेगरी में आते हैं। तुम्हारे बच्चे गूंगे बहरे भी नहीं हैं, उनके हाथ पैर भी सही सलामत हैं, इसलिए विकलांग कोटे में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। डोनेशन के आधार पर यदि किसी कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया तो करीब 5 से 6 लाख डोनेशन देना पड़ेगा, फिर 1-1.5 लाख रुपए उसकी फीस रहेगी, तो करीब 7-8 लाख रुपए में सिर्फ एडमिशन होगा। डॉक्टर या इंजीनियरिंग का 4 या 5 साल का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए होगा। तुम्हारे बच्चे पढ़ाई में एवरेज हैं, वे फेल भी हो सकते हैं, फिर तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा।
तुम्हारे बॉयफ्रेंड समीर और पाठक अंकल इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं होंगे कि तुम्हारे बच्चों पर लाखों खर्च करें। तुम तो उनसे ही मांगोगी। ये दुहाई देते हुए कि आपने एडमिशन करवाया है तो अब आपको ही देने पड़ेंगे। मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। तुमको मुफ्त में खाने की जो आदत है। सुधा गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और तन्वी पर चिल्लाते हुए बोली, शट अप। इसके आगे और एक शब्द बोली तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। यू शट अप, तन्वी बोली। मुझे चुप करा देने से दुनिया के मुंह पर ताला नहीं लगा सकोगी। उस दिन हमें देखकर तुम्हारी सोसाइटी की औरतें कितना खुसुर फुसुर कर रही थीं। क्या शिक्षा दे रही हो तुम अपने बच्चों को? आदमियों को अपनी लच्छेदार बातों से अपने जाल में फंसाना, अपने बॉयफ्रेंड के अजबोगरीब नाम रखना, दूसरों के घरों में ताक झांक करना, बड़ों का मजाक बनाना, बदतमीजी से बात करना, लड़ाई झगड़ा करना, घमंड दिखाना और तो और अपने बॉयफ्रेंड से क्या चाहिए उसके लिए महंगे सामान की लिस्ट बनाना आदि। एक माँ तो अपने बच्चे को गलत राह पर जाने से रोकती है, उसके लिए वह सख्ती भी बरतती है, और तुम उनको अंधी गलियों और दिशाहीन रास्ते की ओर धकेल रही हो। माँ के नाम पर तुम एक ब्लैक डॉट हो। मिडिल क्लास परिवारों में कई बार सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। अपनी इच्छाओं का दमन करके परिवार हित में सोचना पड़ता है। परिवार ही सर्वोपरि माना जाता है। हर औरत कीमती गहने कपड़े पहनना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है, लेकिन पति की कम इनकम के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। अगर हर औरत तुम्हारी तरह सोचे और इतने अफेयर करे जिनकी गिनती नहीं और तुम्हारी तरह सारी मर्यादाएं लंघ जाए तो समाज किधर जाएगा? समाज को न तो तुम्हारे जैसे विचारों की जरूरत है और न ही तुम्हारे जैसे लोगों की। वह कहते हैं न एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तुम्हारी जैसी औरतें सिर्फ गंदगी ही फैलाने का काम करती हैं। अवैध संबंध न पहले कभी स्वीकारे गए थे, न आज स्वीकारे जाते हैं और न ही आगे स्वीकारे जाएंगे। स्वीकारे जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें दो परिवार टूटते हैं। बच्चों की कस्टडी को लेकर पेरेंट्स कोर्ट तक जाते हैं। उनके अवैध संबंधों का खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिसके कारण वे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे में वे ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। वे एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगते हैं। तुम जैसी औरतों को तो अपनी मौज मस्ती से मतलब है। यदि जीजाजी किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर कर ले और अपनी पूरी सैलरी उस पर लुटाए, तुमको और बच्चों को निलेक्ट करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुधा तमतमा कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनकी बैंड बजा दूंगी। इस पर तन्वी बोली, वाह दीदी, तुमको सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है और दूसरे के पतियों को अपने स्वार्थ के लिए अपने जाल में फांस कर रखा है, उसके लिए क्या कहोगी? तुम्हारी यह जो अय्याशी चालू है, क्या ये सही है? अय्याशी किसको कह रही है? सुधा चिढ़ती हुई बोली, नहीं तो ये तुम्हारा धर्मक्रम कहा जाएगा क्या? तन्वी भी गुस्से से बोली, और अब यह नया नाटक क्या चालू किया है? सुबह से प्रवचन चालू कर देती हो टीवी पर, फिर 2-3 घंटे फुल वॉल्यूम पर भजन कीर्तन चालू कर देती हो। हर आधे घंटे में तुम बालकनी में जाकर घंटी बजाती हो रात के सोने तक। पूजा भी सुबह शाम ही लोग करते हैं, वह भी अपने भगवान के सामने, न कि बाहर बालकनी में घंटी बजा कर। किसको नीचा दिखा रही हो? लोगों को नीचा दिखाने की तुम्हारी पुरानी आदत है। 2 महीने पहले तक तो तुम्हारा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। अचानक तुम्हारे भीतर ईश्वर की इतनी गहरी भक्ति कैसे जाग गई? 2 महीने पहले जब बुआ जी के यहाँ हम मिले थे, उनके यहाँ नए घर की वास्तु पूजा में, तुमको जरा भी रुचि नहीं थी पूजा में। पूरे समय फोन पर चिपकी थी। कितनी बार तुमको बुलाने के लिए बच्चों को भेजा था, तब आई थी। और हम लोगों से कहा था कि मुझे पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपनी भक्ति का ये धुन बंद करो। अगर सही माने में तुमने प्रवचन सुने होते तो आज तुम्हारी गाड़ी पटरी से न उतरी होती। ये दिखावा, यह पाखंड किसके लिए, जबकि सब जानते हैं कि असलियत क्या है? तन्वी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इतनी ही शुद्ध हृदय की यदि तुम होती तो छल कपट, प्रपंच, षड्यंत्र, लालच और स्वार्थ की पुलिया न होती। झूठी बातें कहकर पति पत्नी के बीच झगड़े न करती। यही सब यदि तुम्हारे साथ हो, तुम्हें कैसा लगेगा? आज निशा 16 साल की है और 6-7 साल बाद तुम उसकी शादी करोगी। यदि ससुराल खराब मिल गई, सास व नंद ने निशा के खिलाफ अपने बेटे के कान भरने शुरू कर दिए,
नंद ने झूठ बोल बोल कर उन दोनों के बीच झगड़े कराए तो तुम्हारी लड़की की जिंदगी नरक बन जाएगी, और तुम्हारा दामाद चरित्रहीन निकला तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं ठीक कह रही हूँ न दीदी? अभी तक सुधा, जो तन्वी की बातें सुन रही थी, चीखती हुई बोली, तू मेरी बहन है कि दुश्मन? कब से अनापशना बके जा रही है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि जो मर्जी आए वह बोलती रहे। तन्वी ने अब चिल्ला कर कहा, दीदी तुम कुछ बोल भी नहीं सकती, गलती जो कर रही हो अपनी बेटी के लिए तुमसे सुना नहीं जा रहा है। और जो समीर और पाठक अंकल की पत्नियों के साथ जो तुम कर रही हो, क्या वह सब उचित है? जो ताने तुम नहीं सुन सकती वे दूसरों के लिए क्यों? जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं दूसरों के साथ क्यों? जो बेवफाई तुम्हें पसंद नहीं दूसरों के साथ क्यों? ये वह सच्चाई है जिसे तुम चाह कर भी झुठला नहीं सकती। तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड मैं जान चुकी हूँ। तुम जानबूझकर समीर और पाठक अंकल का घर बर्बाद कर रही हो। किसी की खुशियां छीनकर, किसी की आंखों में आंसू देकर अपने लिए जिन खुशियों का महल खड़ा करना चाहती हो, वे ताश के पत्तों के भांति भरभरा कर गिर जाएगा। और जो काम जानबूझकर किए जाते हैं वे गलती नहीं, गुनाह कहलाते हैं, और गुनाह की सजा मिलती है। घर तोड़ने जैसा पाप जो तुम कर रही हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। दूसरों की जो तुम खुशियां छीन रही हो, तुमसे भी तुम्हारी खुशियां एक दिन छीनी जाएंगी, और उस दिन पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। याद रखना दीदी, नाटक कितना भी लंबा चले, पर्दा गिरता जरूर है। तुम जीजाजी, समीर और पाठक अंकल इन तीनों को एक साथ धोखा दे रही हो। इस पर सुधा बोली, 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने को बहुत होशियार समझने लगी है। शुक्र है कि मुझे किताबों में लिखी शिक्षा और जीवन के नैतिक मूल्य आज भी याद हैं। वही 4 किताबें तुमने भी पढ़ी थी, लेकिन तुम सब कुछ भूल गई, इसलिए आज बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी हो। एक भ्रम की दुनिया में जी रही हो। तुम सोचती हो कि समीर और पाठक अंकल को अपनी उंगलियों पर नचा रही हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। उन दोनों के लिए तुम एक टाइम पास भी हो सकती हो। पाठक अंकल तो ठहरे रिटायर आदमी और समीर में लड़कपन है, उसमें तो गंभीरता भी कम है। गलत चीजों को कभी भी त्यागा जा सकता है, बुराई के रास्ते से वापस लौटा जा सकता है। देर कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम में गलत चीजों को छोड़ने का, बुराई को त्यागने का जज्बा पैदा हो। जब जागो तब सवेरा। सुधा झटके से उठी और दंदनाती हुई बच्चों के कमरे में गई। वहां से तन्वी का सारा सामान उठा कर लाए और जमीन पर फेंकते हुए बोली, मेरे ही घर में खड़े रहकर मुझे बातें सुना रही है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा मेरे घर से, और अब कभी मेरे घर मत आना। वैसे भी तेरा आना मुझे खल रहा था। बड़ी आई मुझे सही गलत बताने वाली। ये जो तेरा भाषण है अपने बच्चों को सुनाना, उनके काम आएगा। मुझे और मेरे बच्चों को तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। जमीन पर बिखरे सामान को समेटती हुई तन्वी बोली, गलत चीजें होते हुए मैं नहीं देख सकती, और न ही गलत चीजों का समर्थन करती हूँ। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ मैं जाती भी नहीं, और ऐसे रिश्तों से जुड़े रहने का कोई फायदा भी नहीं। दिखावे के रिश्ते एक न एक दिन टूट ही जाते हैं, बनावटी जो होते हैं। रिश्तों का लिहाज भी एक हद तक ही किया जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते निभाकर भी क्या फायदा। उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई है। मैं तो खुद ही अपने घर जा रही थी और यही बताने तुम्हारे पास आई थी। आज तुम होश में नहीं हो, आसमान में उड़ रही हो, लेकिन एक दिन जब तुम आसमान से नीचे जमीन पर गिरोगी, जिंदगी की वास्तविकता से जब तुम्हारा सामना होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि यथार्थ का धरातल कितना खुरदुरा और सख्त होता है। जो बोया है वही काटोगी। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। तुमने लोगों की खुशियां छीनने का जो पाप किया है, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं जाएगा। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। आज इस रिश्ते को हमेशा के लिए मैं खत्म करके जा रही हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर तन्वी ने अपना ब्रीफकेस उठाया और सुधा की तरफ देखे बगैर तेजी से बाहर निकल गई।
ट्रेन में बैठी तन्वी सोच रही थी कि जहां आज कदम कदम पर धोखा और फरेब है, वहीं पाठक अंकल और समीर जैसे पढ़े लिखे उच्च पदों पर कार्यरत लोग सुधा दीदी जैसी औरतों पर अंधा विश्वास कैसे कर सकते हैं। इन 10 सालों में वे इतना तो समझ चुके होंगे कि सुधा दीदी कितनी लालची और स्वार्थी औरत है। हो सकता है जीजाजी भी दीदी के साथ मिलकर समीर और पाठक अंकल को बेवकूफ बना रहे हों। पैसा और प्रॉपर्टी देखकर अच्छों का ईमान डोल जाता है। नीयत खराब होने में कितनी देर लगती है। आए दिन अखबारों में हम इन्हीं धोखाधड़ी के किस्से पढ़ते हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। इतने सालों से दीदी के अफेयर चल रहे हैं, जीजाजी को कानो कान खबर भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी दीदी पर शक भी नहीं हुआ। इतने महंगे मोबाइल सामान दीदी और बच्चों के पास कहां से आ रहे हैं? जीजाजी गूंगे बहरे बनकर तमाशा क्यों देख रहे हैं? इनकी क्या वजह हो सकती है? ऐसे कई सवाल तन्वी के दिमाग में घूम रहे थे जिनके जवाब उसे नहीं मिल पा रहे थे। तभी ट्रेन ने सीटी बजाए और चल पड़ी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छूटने लगा। तन्वी ने आखिरी बार प्लेटफॉर्म पर एक सरसरी निगाह डाली, क्योंकि अब इस प्लेटफॉर्म से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था। तन्वी ने अपने बैग से मोबाइल निकाला। आयुष और पूर्वी को मैसेज किया कि वह घर आ रही है। इधर पाठक अंकल किराना लेने गए थे, सोचा पान भी लेते चलता हूँ। पान की दुकान पर पहुंचे ही थे कि किसी की आवाज उनके कानों से टकराए। उन्होंने देखा 2 आदमी पान की दुकान पर खड़े बात कर रहे थे। उनकी शक्ल पाठक अंकल को जानी पहचानी लग रही थी। उनका नाम याद नहीं आ रहा था। इसी पान की दुकान पर उन दोनों को कई बार उन्होंने देखा था। उनमें से एक कह रहा था, बहुत घूम रही है आजकल वह अपने आशिक के साथ। किसकी बात कर रहे हो यार? दूसरे ने पूछा। अरे वही, अपनी सोसाइटी की अनारकली पिंटू की मम्मी, उसने पान चबाते हुए कहा। अरे क्या बात कर रहे हो सक्सेना जी, क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ मिश्रा जी। समीर को तो जानते हो ना आप? बस उसी के साथ घूमती फिर रही है। 2-4 बार तो मैंने भी देखा है उसको, सक्सेना जी ने कहा। इस पर मिश्रा जी ने कहा, मेरी मिसेस ने बताया था मेरे को उसके बारे में कि वह अच्छी औरत नहीं है। सोसाइटी में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, पर मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही पाठक अंकल ने ये बातें सुनी, उनके तो होश उड़ गए। सुधा का मेरे अलावा किसी और के साथ भी अफेयर है और उसके साथ घूम फिर भी रही है। इसका मतलब वह मुझे बेवकूफ बना रही है। उन्होंने पान नहीं लिया और घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे यही सोच रहे थे कि आखिर उसने समीर से चक्कर क्यों चलाया। हम दोनों को मूर्ख बना रही है। पैसा मेरा खाती है और गुलछर्रे उस समीर के साथ उड़ा रही है। शायद पैसों के लिए ही उसने मेरे जैसे वरिष्ठ आदमी से रिश्ता जोड़ा, क्योंकि मैं तो उससे करीब 15 साल बड़ा हूँ। समीर को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छी कदकाठी है, दिखने में भी स्मार्ट है। ये सब सोचकर उनका दिमाग भिनाने लगा। वे जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर सुधा से बात करना चाहते थे। उन्होंने रास्ते में ही उसको मैसेज कर दिया और कहा कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम को उसी स्थान पर मिलना जहां हम वॉकिंग के समय मिलते हैं। जवाब में सुधा ने लिखा, कल मिलती हूँ आपसे, आज मैं जरा बिजी हूँ। कोई और दिन होता तो पाठक अंकल शायद मान जाते, लेकिन समीर का ख्याल आते ही उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आज ही मिलना है। मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। सुधा ने ओके लिखा। पाठक अंकल सोचने लगे, हो सकता है आज फिर समीर के साथ कहीं जाना होगा, इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। नियमित समय पर पाठक अंकल उस जगह पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सुधा भी वहां पहुंच गई और पहुंचते ही पाठक अंकल पर बरस पड़ी। बोली, इतनी भी क्या इमरजेंसी थी कि कल तक के लिए रुक नहीं सकते थे? मैं यदि न आना चाहती तो आप आने के लिए मुझ पर दबाव क्यों डालते हो? पाठक अंकल ने बिना कुछ इसका जवाब दिए सुधा से पूछा, ये समीर कौन है और इसके साथ तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है? पाठक अंकल का यो अचानक समीर के बारे में पूछने से सुधा सकपका गई। उससे कुछ बोलते न बना। वह सोचने लगी, इनको समीर के बारे में कैसे पता चला। फिर भी हकलाती हुई बोली, कौन समीर? मैं उसे नहीं जानती। पाठक अंकल बोले, उसे नहीं जानती या बताना नहीं चाहती हो? लेकिन मुझे सब पता चल गया है।
इस पर चिढ़ती हुई सुधा ने कहा, पता नहीं किसने तुम्हारे कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप उलझुल बातें कर रहे हैं। अब पाठक अंकल को गुस्सा आ गया, चिल्लाते हुए बोले, झूठ बोलते तुमको शर्म नहीं आती है? अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ मटर गश्ती करती फिर रही हो और मुझे बेवकूफ बना रही हो। इतना सुनते ही सुधा को भी गुस्सा आ गया। उसने भी ऊंची आवाज में कहा, चिल्लाओ मत अंकल, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सुन लूंगी। अपनी पत्नी को तुमने जूते की नोक पर रखा होगा, मैं तुमसे दबने वाली नहीं हूँ। ये तेवर अपनी पत्नी को दिखाना मुझे नहीं, वह झेलती होगी तुम्हें और तुम्हारी जातियों को। अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। हाँ, है मेरा समीर के साथ अफेयर, इससे तुम्हें क्या? मेरी अपनी जिंदगी है और मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, किसी और की मर्जी से नहीं। सुधा ने ओके लिखा। पाठक अंकल सोचने लगे, हो सकता है आज फिर समीर के साथ कहीं जाना होगा, इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। नियमित समय पर पाठक अंकल उस जगह पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सुधा भी वहां पहुंच गई और पहुंचते ही पाठक अंकल पर बरस पड़ी। बोली, इतनी भी क्या इमरजेंसी थी कि कल तक के लिए रुक नहीं सकते थे? मैं यदि न आना चाहती तो आप आने के लिए मुझ पर दबाव क्यों डालते हो? पाठक अंकल ने बिना कुछ इसका जवाब दिए सुधा से पूछा, ये समीर कौन है और इसके साथ तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है? पाठक अंकल का यो अचानक समीर के बारे में पूछने से सुधा सकपका गई। उससे कुछ बोलते न बना। वह सोचने लगी, इनको समीर के बारे में कैसे पता चला। फिर भी हकलाती हुई बोली, कौन समीर? मैं उसे नहीं जानती। पाठक अंकल बोले, उसे नहीं जानती या बताना नहीं चाहती हो, लेकिन मुझे सब पता चल गया है। इस पर चिढ़ती हुई सुधा ने कहा, पता नहीं किसने तुम्हारे कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप उलझुल बातें कर रहे हैं। अब पाठक अंकल को गुस्सा आ गया, चिल्लाते हुए बोले, झूठ बोलते तुमको शर्म नहीं आती है? अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ मटर गश्ती करती फिर रही हो और मुझे बेवकूफ बना रही हो। इतना सुनते ही सुधा को भी गुस्सा आ गया। उसने भी ऊंची आवाज में कहा, चिल्लाओ मत अंकल, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सुन लूंगी। अपनी पत्नी को तुमने जूते की नोक पर रखा होगा, मैं तुमसे दबने वाली नहीं हूँ। ये तेवर अपनी पत्नी को दिखाना मुझे नहीं, वह झेलती होगी तुम्हें और तुम्हारी जातियों को। अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। हाँ, है मेरा समीर के साथ अफेयर, इससे तुम्हें क्या? मेरी अपनी जिंदगी है और मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, किसी और की मर्जी से नहीं। सुधा का ये रूप देखकर पाठक अंकल हैरान रह गए। उसके तो तेवर ही बदल गए थे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पाठक अंकल सोच में पड़ गए। सुधा के मन में जो आ रहा था बोले जा रही थी। उसको बीच में ही रोकते हुए पाठक अंकल बोले, तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। तुम्हारा मेरे लिए प्यार एक सौदेबाजी था। हर महीने मुझसे कहती हो मुझे शॉपिंग कराओ और लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देती हो। मुझे तो तुम जैसी लालची और मतलबी औरत के जाल में फंसना ही नहीं था। इस पर सुधा बोली, आप कौन से दूध के धुले हुए हो? अपनी औरत को धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगी, तुम्हारी पोल खोल कर रख दूंगी। इसके जवाब में पाठक अंकल बोले, तुम क्या मेरी पोल खोलोगी? तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। तुम बहुत ही चालाक औरत हो। मुझे ही तुमने अपने घर बुलाया। तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध रखना चाहती थी। संबंध हम दोनों की मर्जी से बने हैं, इसलिए जितना दोषी मैं हूँ उतनी ही दोषी तुम भी हो। तुम्हारी उम्र इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम्हें किसी ने बहला फुसला लिया हो। तुम्हारी इसमें पूरी रजामंदी शामिल थी। क्या क्या नहीं मांगा तुमने। तुम्हारे और बच्चों के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, हैंडीकैम, टैबलेट और यहाँ तक कि किचन के लिए ओवन, राइस कुकर, ग्राइंडर, कुकिंग रेंज, घर के लिए फर्नीचर, कर्टेन और जिस सोफे पर तुम पसर पसर कर बैठती हो उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। कपड़े, जूते तो हर महीने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए देता हूँ। यही नहीं, कितनी बार झूठे बहाने बनाकर मुझसे अपने अकाउंट में हजारों रुपये डलवाए हैं। तुम्हारे साथ रखे संबंधों की कीमत आज तक चुका रहा हूँ मैं, और तुम मेरी पोल खोलने चली हो। गलती मेरी ही है, मुझे तुम जैसी शातिर और मक्कार औरत के झांसे में आना ही न था। मैं अपनी राह से भटक गया था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारूंगा।
रही मेरी पत्नी की बात, तो कहाँ वह और कहाँ तुम। उसके साथ तुम बराबरी नहीं कर सकती, और अपनी गंदी जबान से उसका नाम भी न लेना। वह तुम्हारी तरह नहीं है। जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है, वह किसी के भी प्रति वफादार नहीं हो सकती। चरित्र के साथ साथ तुम्हारी जबान भी गंदी है। आज इसी समय मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध खत्म करता हूँ। आज से मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए अजनबी हो। मुझसे फिर कभी भी संपर्क करने की कोशिश मत करना। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।